आप लोगों को हम भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बताएंगे। ये आज हमारा पहला वीडियो है संविधान का। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। उसके बाद इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत के संवैधानिक विकास को दो पार्टों में बांटा गया है। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 और एक है ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब से कब तक रहा? ये रहा 1773 से 1853 तक रहा। अब उसके बाद इसमें आगे देखो, अब इसमें पहला टॉपिक है कंपनी के शासन हेतु अधिनियम। कंपनी के शासन हेतु अधिनियम है। इसमें ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और जिनका कार्यकाल कितने दिन के लिए? 5 वर्ष के लिए रखा गया है। अब इसमें देखो, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और जिनका कार्यकाल कितना वर्ष? 5 वर्ष के लिए रखा गया। अब इसमें आगे इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन और बारबेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इस प्रमुख मामले मतलब यथा विदेशी नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। क्या करना था? अधीक्षण भी करना था। और उसके बाद इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब देखो, 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, मतलब कुल इसमें 4 न्यायाधीश। उसके बाद इसमें आगे कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। मतलब इसमें कहा गया कंपनियों के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। फिर उसके बाद अगला एक पॉइंट इसमें है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई
परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। अब इस एक्ट के अंतर्गत इसमें क्या किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया इसी एक्ट के तहत। अब इसमें अगला पॉइंट है 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। अब इसमें क्या हुआ, 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। अब इसके आगे पॉइंट दिया है अब इसमें दिया है ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। फिर अगला चार्टर है 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए, मतलब 1793 के एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद अगला चार्टर है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। मतलब इसमें 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। आगे इसमें दिया है कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय तथा कॉफ़ी के व्यापार पर उनका एकाधिकार बना रहा। फिर आगे इसमें है अगला चार्टर एक्ट है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला इसमें दिया है नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। गवर्नर जनरल परिषद में एक कानूनी सदस्य मतलब चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया।
इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। फिर अगला चार्टर एक्ट है इसमें 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। इसमें 1853 में के चार्टर एक्ट में विधायकी शक्तियों के कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। मतलब विधायकी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति को इसमें अलग किया गया इस एक्ट में। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना गया। यही जो विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। अब इसमें थ्योरी पार्ट समाप्त हो गया। अब इसी में हम आगे बताएंगे आप लोगों के लिए MCQ बताएंगे हम इसमें आगे। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसमें प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अब देखो सबसे पहले इसमें किस अधिनियम में किया गया, पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसमें क्या किया गया, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और इसकी स्थापना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, 1774 ईस्वी में। कब की गई थी, 1774 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद इसके मुख्य न्यायाधीश मतलब इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। कौन थे, एलिजा इम्पे थे। कौन थे, एलिजा इम्पे थे। अब उसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, किस अधिनियम में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम में। और कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब, 1774 ईस्वी में किया गया। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे थे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, देखो ये किस परीक्षा में आया है, यूपी ARO प्री में आया है 2016 में। अब देखो इसमें दिया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। और इसमें देखो दूसरा दिया है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश ये नहीं थे, लेमेस्टर नहीं थे। कौन थे, एलिजा इम्पे थे। कौन थे, एलिजा इम्पे थे।
कौन थे? एलिया इम्पे थे। और इसमें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। और इसमें कौन थे? एलिया इम्पे थे। इस प्रकार इसमें आंसर कौन सा सही होगा? इसमें आंसर नंबर 1 सही होगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें देखो, सबसे पहले अब इसमें दिया है ए, नियंत्रण परिषद की स्थापना, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, फिर गवर्नर जनरल की परिषद कानूनी सदस्य की नियुक्ति। सबसे पहले नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई थी? पीट्स एक्ट 1784 ईस्वी में। कब? 1784 ईस्वी में। पीट्स का भारतीय अधिनियम कब किया गया था? 1784 ईस्वी में। और इसमें देखो बी नंबर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? किस अधिनियम के? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद इंग्लिश मिशनरियों को इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दिया गया था? ये कब दिया गया था? 1813 चार्टर एक्ट के अधिनियम से। अब गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य नियुक्ति कब किया गया था? चार्टर अधिनियम 1833 के अधिनियम में किया गया था। इस प्रकार इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 तो 2 और इसमें बी नंबर का ये 2 नंबर इसमें ऑप्शन सही होगा। कौन सा? 2 नंबर। क्योंकि इसमें नियंत्रण परिषद की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत? 1784। पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम से। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब दी गई? चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी में। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून की नियुक्ति कब की गई? चार्टर एक्ट अधिनियम 1833। इस प्रकार इसमें विकल्प बी वाला करेक्ट होगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अब इसमें दिया है कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब पड़ी और कैसे पड़ी। सबसे पहले इसमें देखो, पहला दिया है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। नंबर 2 दिया है इसमें, नंबर 2 दिया है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 ईस्वी में। उसके बाद प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, मतलब इसमें भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम से रखी गई, मतलब ये नींव रख पड़ी थी। उसके बाद इसमें 1833, मतलब इसमें 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये, मतलब इसमें कितने खर्च करने की अनुमति दी गई थी? 1,00,000 रुपये। कितने की? मतलब इसमें प्रति वर्ष 1,00,000 रुपये, प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये 1813 चार्टर एक्ट के अधिनियम से। फिर उसमें जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा 1823 में इसका गठन किया गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में इसका गठन किया गया था, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये के अनुदान की थी।
मतलब ये संगठन क्या किया गया था, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी थी क्या थी, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। और उसके बाद इसमें प्राच्यविद और आंग्लविद, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। मतलब इसी के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। अब इसमें इसकी कहानी क्या है, पहले एक बार सुन लीजिए। अब इसमें देखो, ईस्ट इंडिया की नींव रखने के लिए सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की ओरिएंटल शिक्षा का प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम में भारत के शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष कितने रुपए दिए गए, 1 लाख रुपए का प्रावधान दिया गया। फिर उसके बाद इसमें है 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी या पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मतलब इस कमेटी की जिम्मेदारी क्या थी, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। और इसमें समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे। इस समिति में कब 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल और प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। अब इसमें क्या थे, इस इंस्ट्रक्शन में कितने यूरोपीय सदस्य, 10 यूरोपीय सदस्य थे। और इसमें प्राच्यविद और आंग्लविद के दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक भी शामिल थे। आंग्ल शिक्षा के समर्थक के नेता ट्रेविलियन थे। आंग्ल के क्या थे, कौन थे, ट्रेविलियन। कौन थे, ट्रेविलियन। इसके नेता कौन थे, ट्रेविलियन। कौन थे, ट्रेविलियन। जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षकों के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में 7 मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा के माध्यम मान लिया गया। इसे उच्च शिक्षा का माध्यम कब माना गया था, 7 मार्च 1835 में। किसने माना था, लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर, मतलब लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में, किसके शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, इसमें 5 नंबर। अब इसमें किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मतलब इसमें कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, 1813 चार्टर के अधिनियम से। मतलब इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जबकि 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। अब इसमें चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर किसने, 1813 अधिनियम, चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। बाद में इसको 1833 के अधिनियम से पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था। किस कंपनी ने 1813 का चार्टर एक्ट समाप्त किया था।
अगला इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले इसमें दिया है पहला कथन, इसने भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। मतलब इसमें एकाधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। उसके बाद इसमें दूसरा दिया है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। और उसके बाद ये पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों करेक्ट है। उसके बाद इसमें भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ब्रिटिश नियंत्रण में, इसमें कह रहा है ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था भारत का, आया नहीं था, उसे लाया गया था। इस प्रकार ये इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का यही लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें दिया है 8 नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। इसमें किस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश में के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। किस अधिनियम के द्वारा? चार्टर एक्ट अधिनियम 1833, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें भारत के संवैधानिक विकास में हम इसमें पहला पार्ट बता दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु ब्रिटिश संसदीय अधिनियम। अब इसमें हम आगे नेक्स्ट पार्ट बताएंगे, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। अब इसमें हम आगे नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आप लोगों को। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।